नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस हमारे देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। तो चलिए आज इसके कुछ सबसे बुनियादी और ज़रूरी हिस्सों को समझते हैं। आखिर किसी को सज़ा क्यों दी जाती है? क्या कोई ऐसा काम हो सकता है जो दिखने में तो क्राइम लगे पर असल में ना हो? और किसी क्राइम को प्लान करने या उसमें मदद करने का कानून में क्या मतलब होता है? इन सब पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम कानून की गहराइयों में जाएं, जरा एक सवाल पर सोचते हैं। सजा और बदला, क्या ये दोनों एक ही बात हैं? सोचिए, हमारा जो पूरा जस्टिस सिस्टम है, उसका मकसद क्या है? क्या वो बदला लेने के लिए बना है या फिर समाज को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए? यकीन मानिए, इसी एक सवाल का जवाब बीएनएस की पूरी फिलॉसफी की नींव है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम सज़ा के पीछे की सोच यानी उसकी फ़िलॉसफ़ी को समझेंगे। फिर देखेंगे कि बीएनएस में कौन-कौन सी सज़ाएं दी जा सकती हैं। इसके बाद हम उन ख़ास हालातों पर बात करेंगे जब कोई काम अपराध नहीं माना जाता। फिर अपराध की प्लानिंग और उसमें मदद करने के क्या नतीजे होते हैं, ये भी जानेंगे। और आखिर में एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक क्विक चीट शीट भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, दंड का दर्शन। देखिए, कानून में ये जानने से पहले कि किस जुर्म की क्या सज़ा है, ये समझना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज आखिर सज़ा देता क्यों है, इसके पीछे की सोच क्या है। तो पहली थियोरी है निवारक सिद्धांत। इसका सीधा सा मकसद है डर पैदा करना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी घर के बाहर कुत्ते से सावधान का बोर्ड लगा हो। जब समाज में किसी एक अपराधी को सजा मिलती है तो ये बाकी सबके लिए एक मैसेज होता है, एक चेतावनी होती है कि देखो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। अब दूसरी थियोरी है निरोधक सिद्धांत। इसका फंडा बहुत सिंपल है। अपराधी को फिजिकली यानी शारीरिक रूप से और अपराध करने से रोक दो। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो उससे गाड़ी की चाबियां ले लेना ताकि वो और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। हमारे सिस्टम में किसी को जेल भेजना इसी थ्योरी का सबसे बड़ा उदाहरण है। फिर आती है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। हाँ, इसे अक्सर आंख के बदले आंख कह दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ बदला लेना नहीं है। इसका असली आइडिया है नैतिक संतुलन बनाना। मतलब जिसने गलत किया है उसे भी तकलीफ होनी चाहिए ताकि इंसाफ का तराजू बराबर हो सके। ये एक तरह का मॉरल बैलेंसिंग एक्ट है। और आखिर में आती है सुधारात्मक सिद्धांत, जो कि सबसे मॉडर्न सोच मानी जाती है। इसमें अपराधी को एक गुनहगार की तरह नहीं बल्कि एक मरीज की तरह देखा जाता है, जिसे इलाज की जरूरत है, और जेल एक अस्पताल की तरह है। यहाँ मकसद बदला लेना नहीं बल्कि अपराधी को सुधारना है, उसे सही ट्रेनिंग और काउंसलिंग देकर एक बेहतर इंसान बनाना है ताकि वो समाज में सही से लौट सके। तो अब जब हम इन थियोरीज को समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि बीएनएस में असल में कौन-कौन सी सजाएं दी जाती हैं। ये सारी जानकारी बीएनएस के सेक्शन 4 में दी गई है। बीएनएस के तहत कुल 6 तरह की सजाएं बताई गई हैं। मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी, आजीवन कारावास, फिर नॉर्मल कारावास जो 2 तरह का हो सकता है, कठोर या साधारण, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और एक नई चीज सामुदायिक सेवा। ये वो 6 औजार हैं जिनका इस्तेमाल हमारा जस्टिस सिस्टम करता है। बीएनएस में एक बहुत ही खास और नया एडिशन है कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा का। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि हमारा कानून खासकर छोटे-मोटे अपराधों के लिए अब सुधारात्मक थ्योरी की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ सजा का मकसद अपराधी को समाज से कुछ अच्छा काम करवाकर उसे सुधारने का मौका देना है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर। वो कौन सी स्थितियां हैं जब कोई काम दिखने में तो अपराध लगता है पर कानून की नज़र में उसे अपराध नहीं माना जाता। बीएनएस के सेक्शन 14 से लेकर 33 तक इन्हें जनरल एक्सेप्शंस यानी साधारण अपवाद कहा गया है। जैसे कि सेक्शन 14 बात करता है तथ्य की भूल की। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर को ए नाम के क्रिमिनल को गिरफ्तार करने का ऑर्डर मिलता है। वो पूरी ईमानदारी से बी को पकड़ लेता है क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि बी ही ए है। तो यहाँ उस पुलिस ऑफिसर ने कोई अपराध नहीं किया। बच्चों के मामले में कानून बिल्कुल साफ है। अगर किसी बच्चे की उम्र 7 साल से कम है तो वो कानूनी तौर पर कोई अपराध कर ही नहीं सकता। उसे पूरी छूट है, जिसे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी कहते हैं।
वहीं अगर बच्चा 7 से 12 साल के बीच का है तो उसे तभी दोषी ठहराया जाएगा जब ये साबित हो जाए कि वो इतना समझदार था कि अपने काम के नतीजों को समझ सके। अच्छा, अब सवाल उठता है कि नशे की हालत में किए गए अपराध का क्या होगा। देखिए, यहाँ कानून दो बातों में फर्क करता है। अगर किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ या बिना बताए नशा कराया गया था तो ये एक बचाव हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर अपनी मर्जी से नशा किया है तो फिर ये कोई बहाना नहीं चलेगा। और एक एक्सेप्शन है दुर्घटना। इसको समझने के लिए टुंडा वर्सेस रेक्स का एक बहुत पुराना और मशहूर केस है। इसमें दो दोस्त आपस में दोस्ताना कुश्ती कर रहे थे और गलती से एक को चोट लग गई। कोर्ट ने कहा कि ये कोई अपराध नहीं है क्योंकि यहाँ किसी की नीयत गलत नहीं थी, कोई आपराधिक इरादा नहीं था, ये बस एक हादसा था। तो अब तक हमने देखा कि कब कोई काम क्राइम नहीं होता, लेकिन कानून सिर्फ अपराध करने पर ही सजा नहीं देता, बल्कि उसकी प्लानिंग करने और उसमें मदद करने पर भी सजा देता है। तो चलिए अब दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और प्रयत्न जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। दुष्प्रेरण, जिसे इंग्लिश में अबेटमेंट कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है किसी को अपराध करने के लिए उकसाना, उसकी मदद करना या उसे सलाह देना। जैसे मान लीजिए ए बी से कहता है तुम सी को मार दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो यहाँ पर ए एक दुष्प्रेरक यानी अबेटर कहलाएगा। आपराधिक षड्यंत्र ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई गैर कानूनी काम करने के लिए सिर्फ सहमत भी हो जाते हैं तो ये अपने आप में एक जुर्म है। मतलब वो काम हुआ हो या ना हुआ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो एग्रीमेंट, वो साजिश ही एक क्राइम है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए स्टेट बनाम नलिनी केस से बेहतर कोई उदाहरण नहीं है जो राजीव गांधी मामले से जुड़ा है। कोर्ट ने इसमें साफ साफ कहा था कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो सहमति होती है वही असली अपराध है, उसके बाद होने वाला एक्शन तो बस सेकेंडरी है। तो अगर हम एक क्राइम के पूरे प्रोसेस को अलग अलग स्टेज में बांटें तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले होती है प्लानिंग, जो दुष्प्रेरण या षड्यंत्र हो सकता है। फिर उस प्लान पर एक्शन शुरू होता है, जिसे कानून की भाषा में अटेम्प्ट यानी प्रयत्न कहते हैं। और आखिर में जब वो काम पूरा हो जाता है तो उसे कहते हैं कमीशन ऑफ द क्राइम। चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिर में एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे ज़रूरी सेक्शन हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी चाहिए। ज़रा इस टेबल पर नज़र डालिए। सेक्शन 4 में है 6 तरह की सज़ाएं। सेक्शन 14 है तथ्य की भूल के बारे में। सेक्शन 20 और 21 बच्चों की जिम्मेदारी से जुड़े हैं। सेक्शन 22 विकृत चित्त व्यक्ति के बचाव की बात करता है। और सेक्शन 45 दुष्प्रेरण यानी अबेटमेंट को डिफाइन करता है। तो आज की इस बातचीत को मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, हमारे जस्टिस सिस्टम को सुधार पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या निवारण पर? मतलब क्या हमें अपराधियों को बदलने पर ज्यादा जोर देना चाहिए या फिर दूसरों को डराकर अपराध से रोकने पर? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको बीएनएस के इन जरूरी पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और आगे भी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।